नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताते हैं कि दिव्यता की अवस्था में आप इस आकाशगंगा को इसके केंद्र में, जहाँ पर एरो बार-बार इशारा कर रहा है, तीर जहाँ पर बार-बार इशारा कर रहा है, इस केंद्र में जो आकाशगंगा का केंद्र है, जिसको ओ सर्कल से घेरा हुआ है, इसके केंद्र में स्थित ब्लैक होल और ये जो सूर्य सन है, एक गोल तारे जैसा चमकीला सा दिख रहा है, इनके विषय में अगर कोई दिव्यता की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसका नज़रिया क्या हो जाता है इस पूरे परिवेश के बारे में। जब तक वैज्ञानिकों को इन सब बातों के विषय में समझ नहीं होगी, तब तक वो अपनी आकाशगंगा या अपने सौरमंडल या अपने ब्रह्मांड किसी भी संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से नहीं सोच सकते हैं, खोज सकते हैं। लिहाजा लोगों की मानसिकता और ज्ञान के विकास के लिए आज मैं यहाँ पर कुछ बातें जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। जो आकाशगंगा का केंद्र है, जिसको ओ से यानी सर्किल से घेरा हुआ है, इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ के विषय में हम आपको क्या क्या बता रहे हैं और उसका आकाशगंगा से क्या रिलेशन बनता है। सूर्य सन जो हमारा तारा है, ऐसे अनगिनत तारे हैं इस पूरी आकाशगंगा में। हम सब जानते हैं कि तारे जो है प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं और जो ब्लैक होल है वो प्रकाश को सोखता है, अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितने तारे हैं इस पूरी आकाशगंगा में, इन तारों का जो प्रकाश है वो उत्सर्जित होता है, फैलता है, और जो तारों के साथ में ग्रह हैं, जैसे अपने सूर्य का अपना सौरमंडल है, इसी तरह से सभी तारों का अपना तारामंडल है, यानी कि उनका अपना सौरमंडल। तो यहाँ पर जितना भी प्रकाश का उत्सर्जन तारे करते हैं, उन सभी प्रकाश को तारे के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को जो उनके संगी ग्रह हैं, उनके अपने या उनके पड़ोसी मंडल के तारेमंडल के जो ग्रह हैं, उस प्रकाश को कुछ अवशोषित करते हैं, कुछ परावर्तित कर देते हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे अन्य तारों का प्रकाश हमारी धरती पर आता है तो धरती कुछ प्रकाश अवशोषित करती है और कुछ परावर्तित कर देती है। जैसे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है, वैसे अन्य तारों के भी प्रकाश को परावर्तित करती है। तो जो अन्य तारे हैं, जितने का भी प्रकाश हमारे ग्रहों पर पड़ता है, अवशोषित किए हुए प्रकाश की वनस्पति में परावर्तित किए हुए प्रकाश की मात्रा कम है या ज़्यादा, यह डिपेंड करता है उस ग्रह की क्षमता पर कि वह कितना प्रकाश को सोखता है, अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है और कितना रिफ्लेक्ट कर देता है। यह उसके एटमॉस्फेयर और उसके सतह पर, सरफेस पर जो उसका कलर बनता है, इन सब बातों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अपनी आकाशगंगा का जो केंद्र है, इस पर हमेशा ध्यान बनाए रखिए। ये जो यहाँ पर ब्लैक होल है, ये प्रकाश को अवशोषित करता है, अपने पास से प्रकाश को गुजरने नहीं देता, प्रकाश को खींच करके एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्रहमंडल, तारेमंडल जो भी जहाँ से इसके पास से गुजरेंगे उसको सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। ग्रहमंडल पास से गुजरने का मतलब है कि तारा कहीं दूर से जा रहा है और इसकी जल के किनारे से निकल जा रहा है। जैसे अभी वैज्ञानिकों ने पूछा कि एक तारा ब्लैक होल के पास से गुजर गया, वो बाइनरी स्टार सिस्टम था, जिसमें एक तारा जो है उस ब्लैक होल के द्वारा जिस आकाशगंगा की वो घटना थी, उसमें एक आकाशगंगा उस आकाशगंगा का जो ब्लैक होल था, उसमें एक तारे को निकल गया और दूसरा तारा जो है बाहर निकल गया। तो वैज्ञानिक उस पर शोध कर रहे हैं। अपना जो ब्लैक होल है, इस ब्लैक होल पर अगर हम ध्यान दें तो जितना ये प्रकाश एब्जॉर्ब करता है सभी तारों का, उसका अनुपात और उत्सर्जित तारों के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश, इन दोनों में तुलना नहीं की जा सकती है। जो सभी तारों के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश है वह बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एब्जॉर्ब कर रहा है प्रकाश अपना ब्लैक होल, उसका जो परिमाण है अपनी आकाशगंगा में प्रवेश करने वाले अन्य सभी आकाशगंगाओं के तारों का प्रकाश जो है, अगर उसकी मात्रा से कम होगा, मतलब जो दूसरी आकाशगंगाओं के तारों का जो प्रकाश हमारी आकाशगंगा के अंदर से गुजरता है, अगर उस प्रकाश की मात्रा से हमारे ब्लैक होल द्वारा जो प्रकाश ग्रहण किया जा रहा है वह अगर कम है, यानी कि बाहरी आकाशगंगाओं से हमारे आकाशगंगा में प्रकाश ज़्यादा आ रहा है और हमारा जो ब्लैक होल है वो उतना प्रकाश ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो हमारी आकाशगंगा पर
जैसे कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E बराबर mc², यानी कि द्रव्यमान जो है वो प्रकाश पर और मास पर, एनर्जी पर, इन तीनों पर जो रिलेशन बनाता है, मतलब द्रव्यमान जो है वो प्रकाश और ऊर्जा से जो संबंध बनाता है, उस समीकरण के अनुसार यदि दूसरी आकाशगंगाओं के तारों का प्रकाश हमारी आकाशगंगा में ज़्यादा आएगा और जो हमारा ब्लैक होल है वो कम प्रकाश अवशोषित करेगा, तो हमारी आकाशगंगा दिनों दिन भारी होती चली जाएगी। और जब हमारी आकाशगंगा दिनों दिन भारी होती चली जाएगी तो इसमें संतुलन बन पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसकी वनस्पति, जब हमारा ब्लैक होल जितना प्रकाश बाहरी आकाशगंगाओं से आ रहा है उतना प्रकाश वो अवशोषित कर लेता है, तो इससे ये होगा कि हमारी आकाशगंगा के वजन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल जितना प्रकाश ग्रहण करता है वह बहुत ज़्यादा है और बाहरी सब आकाशगंगाओं के तारों से आने वाला जो प्रकाश है वह कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अपना ब्लैक होल है वो अपने आकाशगंगा के प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित कर रहा है, बाहरी आकाशगंगाओं के तारों के प्रकाश को भी अवशोषित कर रहा है और अपनी आकाशगंगा के प्रकाश को भी ज़्यादा अवशोषित कर रहा है। तो इसका मतलब है दिनों दिन आकाशगंगा हल्की होती चली जाएगी, इसका वजन घटता चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में धीरे धीरे करके आकाशगंगा क्षय रोग विकृति हो जाएगी और धीरे धीरे घटते हुए, इसका वजन घटते हुए आकाशगंगा नष्ट प्राय होने लगेगी, खत्म होने की तरफ बढ़ने लगेगी। और जो इसके तारे हैं जो संतुलित अवस्था में बने हुए हैं वो अपनी जो परिक्रमण पथ है उससे इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो केंद्र का ब्लैक होल है अगर वो ज़्यादा प्रकाश अवशोषित करेगा तो तारे उसकी तरफ खींचेंगे, अगर वो कम प्रकाश अवशोषित करेगा तो तारे बाहर की ओर अपने आप आकाशगंगा के वजन बढ़ने के साथ फैलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है स्पष्ट तौर पर कि कोई भी आकाशगंगा स्वस्थ तभी रह सकती है जब उस आकाशगंगा के केंद्र का ब्लैक होल उतना प्रकाश अवशोषित करे जितना प्रकाश उस आकाशगंगा में बाहरी सभी आकाशगंगाओं के तारों के द्वारा आ रहा है। अगर केंद्र का ब्लैक होल उतना प्रकाश अवशोषित करेगा तो आकाशगंगा स्वस्थ अवस्था में रहेगी, अन्यथा आकाशगंगा का नष्ट होना तय है।